अस्सलाम वालेकुम। डायलॉग के साथ मैं हूँ इकरा हारिस। धांधली का बढ़ता शोर, मखसूस नशिस्तों का तनाज़ा और सदर का कौमी असम्बली का इजलास बुलाने से इनकार। गुत्थी सुलझने के बजाय मजीद उलझती जा रही है। बकौल मुनीर न्यासी, एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको। मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। सब कहते थे गैर यकीनी और अदम इस्तेहकाम का हल सिर्फ इंतखाबात हैं। इलेक्शन हो जाएं तो बेयकीनी भी खत्म होगी और इस्तेहकाम भी आएगा। इलेक्शन हो गए लेकिन बेयकीनी खत्म होने के बजाय मजीद बढ़ गई। कल जब सिंध असम्बली के ऐवान में हल्फ उठाया जा रहा था तो असम्बली के बाहर हारने वाले धरना दिए बैठे थे। शाहराह फैसल पर पुलिस और मुजाहिरीन में घुमसान का रन पड़ा हुआ था। पंजाब असम्बली में तनाव और कशीदगी गालिब रही। हंगामा आराई का चलन और नारों का शोर बुलंद रहा। असम्बलियों के अंदर और बाहर एहतजाज और मुजाहरे होते रहे और हारने वाले धांधली बयानिए को मजबूती से थामे सिस्टम की चोलें हिलाते रहे। तो हुकूमत कैसे चलेगी और कब तक चलेगी? इस सब का हल क्या होगा? इसी हवाले से हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा सुन लेते हैं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक क्या कह रहे हैं। जिस जमात की हुकूमत नहीं बनी वो ये कहती है कि धांधली हो गई है, लेकिन इसके लिए हस्बे आदत कानूनी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने की बजाय सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। जाली बैलेट पेपर की तस्वीरें लगा के शाया करते हैं। इमरान खान साहब भी यहाँ से हार के जा चुके हैं। वो जो 500 वोटों से जितवाए गए थे जुडिशरी और एस्टेब्लिशमेंट की मदद से, वो अब एक ओपन सीक्रेट है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। अगर ऑडिट करना है तो जरूर किया जाए, ऑडिट होना चाहिए, लेकिन ऑडिट 2018 से होना चाहिए। 2018 में ऑडिट क्यों नहीं किया गया? उस वक्त रिकाउंट क्यों नहीं किया गया? उस वक्त आरटीएस को बंद क्यों किया गया? एक नाजायज हुकूमत इस मुल्क में मुसल्लत क्यों की गई? आज उसका बेनिफिशियरी कहता है कि उसके साथ ज्यादती हो रही है। वो ये कहने में तब उसका हक बनता है जब वो उस ज्यादती का, जिसका वो बेनिफिशियरी था, उसका इकरार करे। आप अपने जुर्म का इकरार करें, फिर किसी पर आप इल्जाम आयद करें। तो जुर्म का इकरार करें और फिर किसी का इल्जाम आयद करें, ये कह रहे थे साद रफीक साहब। तारिक फजल चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आप शहर इक्तदार में बैठे हैं, इक्तदार का फॉर्मूला भी तय पा गया है, लेकिन सर खबर ये है कि सदर ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने से इनकार कर दिया है। क्या ये किसी डेडलॉक का इशारा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में दावत देने का। देखिए, डेडलॉक तो इसे कोई नहीं बनना, लेकिन सदर साहब जो रियासत के सरबराह होते हैं वो अपने अलविदाई दिनों में अगर कोई ग्रेस का मुजाहरा करते तो मेरा ख्याल है वो बेहतर होता और एक बाइज़्ज़त तरीके से रुखसत होते विद आप ये कहें कि हाई वैल्यूज़ ऑफ डिग्निटी एंड ऑनर जो कि उस मनसब के मुतकाज़ी हैं। लेकिन उन्होंने वही एक पीटीआई माइंडसेट का और पीटीआई का वर्कर होने का सबूत दिया। अब इजलास जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन मज़ीद ताख़ीर होगी इसकी। इसी तरह जब देखें ना, बिल होते हैं पार्लियामेंट से मंजूर होकर जब जाते हैं तो सदर के पास चंद दिन होते हैं उन पर दस्तखत करने के लिए। अगर वो नहीं करता तो 2 हफ्ते बाद तकरीबन वो बिल जो है वो आज खुद कानून बन जाता है। तो ये भी सदर 2 या 3 दिन से ज़्यादा इजलास को नहीं रोक सकते। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि या तो ये हो कि सदर अगर इजलास ना बुलाएं तो इजलास मुमकिन ही ना हो, फिर तो उन्हें को रोड़े अटकाने से कोई फ़ायदा हासिल होगा। लेकिन अगर इजलास हो जाना है, 2 दिन बाद हो जाना है, तो फिर मेरा ये ख्याल है, तब मैंने अपनी बात यहाँ से शुरू की कि उन्हें ग्रेस का मुजाहरा करना चाहिए था। अच्छा तारिक फजल साहब, जैसे साद रफीक साहब कह रहे थे कि 2018 से ऑडिट होना चाहिए। अगर अभी मुतालबा आप लोग कर रहे हैं तो क्या मखलूत हुकूमत इक़्तिदार संभालने के बाद कुछ ऐसा इरादा रखती है कि इलेक्शन का ऑडिट कराया जाए? क्योंकि आप जानते हैं कि आज़ाद उम्मीदवार और जमात इस्लामी भी धांधली का शोर मचा रही है। देखिए, इलेक्शन का जो ऑडिट का मुतालबा है, बुनियादी तौर पे कोई भी ऐसा सिस्टम पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन एक्ट में मौजूद नहीं है कि आप सारे इलेक्शन का ऑडिट शुरू करें या पूरे इलेक्शन का फोरेंसिक करें। उसके लिए जो तरीक़ाकार है वो बड़ा सिंपल है, और वो तरीक़ाकार ये है कि इलेक्शन कमीशन ने हर सूबे के लिए और हर ज़िले के लिए इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स मुख्तस कर दिए हैं जो हाई कोर्ट के जजेस पे मुश्तमिल होते हैं। और वहाँ पे बाकायदा जिस हल्के की भी एप्लीकेशन वहाँ पे जाएगी कि किसी तरह की कोई बेज़ाब्तगी हुई है इलेक्शन में, हर हल्के की आप देखेंगे कि मुख्तलिफ शिकायत होंगी। किसी के ऊपर एक बेज़ाब्तगी का शिकायत होगी, किसी के ऊपर दूसरी की होगी। तो जो जो शिकायत होगी उसके ऊपर बाकायदा एविडेंस रिकॉर्ड करके इलेक्शन ट्रिब्यूनल, जैसा मैंने कहा कि वो हाई कोर्ट के जज पे मुश्तमिल अदालत होती है, वो उसका फैसला करेंगे और यही ऑडिट है।
बाकी मैं आपको ये बात अर्ज कर दूं, जो ख्वाजा साहब की बात अभी मैंने सुनी है कि 2018 का जो इलेक्शन था उसमें इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जो दरखास्तें दी गई थी या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो पटिशन्स की गई थी वो 2024 के इलेक्शन से ज़्यादा थी। ये बात रिकॉर्ड के ऊपर है, ये कोई मैं अपने पास से आपको नहीं कह रहा जी। जिसका मतलब ये है कि 2018 के इलेक्शन पे एतराज़ात ज़्यादा थे, धांधली के इल्ज़ामात ज़्यादा थे, नताइज बदलने के इल्ज़ामात ज़्यादा थे जो इस इलेक्शन में। लेकिन चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस इलेक्शन की बेनिफिशरी थी और हम जिस तरह वो सोशल मीडिया के ऊपर झूठ फैलाते हैं या प्रोपेगेंडा करते हैं, इस तरह बाकी जमातें करती नहीं हैं, इसलिए लग ये रहा है कि 2024 के इलेक्शन पे एतराज़ात ज़्यादा हो रहे हैं, ये पहली दफ़ा हो रहे हैं। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। एक तो बदकिस्मती की बात यह है कि अगर आप पिछले हमारे 1970 के बाद अगर आप देखें तो तकरीबन 12 इलेक्शन बनते हैं, तो हर इलेक्शन के बाद इस तरह के इल्ज़ामात लगे हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो अल्लाह करे पाकिस्तान में ऐसे इलेक्शन हो जिसे तमाम पार्टियां भी और अवाम भी बड़ा ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें। बिल्कुल सही। लेकिन सर आपको लगता नहीं है कि अगर यही सिचुएशन रही और मुतालबा किया जाता रहा, तो 2013 का धरना हमारे सामने है, 4 सीटों का मामला था जो 4 महीने तक ये धरना चला, दोबारा भी हो सकता है ऐसा? देखिए 4 सीटों का जब मामला था, आपको याद होगा कि उन 4 सीटों का फैसला भी जैसे मैंने आपको बताया है कि इलेक्शन कमीशन में जो तरीक़ाकार वज़ा किया हुआ है या इलेक्शन एक्ट में जो चीज़ मौजूद है उसी के तहत वो हल्के भी खुले, उन हल्कों को ऑडिट हुआ, ट्रायल हुआ, जो मर्जी आप अल्फाज इस्तेमाल कर लें, वो तरीक़ाकार आज भी मौजूद है। किसी ने किसी को नहीं रोका कि वो किसी भी हल्के को चैलेंज करे, किसी हल्के के रिजल्ट्स को चैलेंज करे, एविडेंस लेके आए और वो फैसला जो है वो करे, ट्राइब्यूनल करे। अब मुझे ये बताएं कि कोई हल्का, जहाँ तक मेरी मालूमात है, मैं वकील तो नहीं हूँ लेकिन ज़ाहिर है मैं 4-5 इलेक्शन लड़ चुका हूँ, बराह रास्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी वो ट्राइब्यूनल के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करते। ट्राइब्यूनल बनाते ज़रूर हैं लेकिन वो मुतलका फोरम है, तो इसलिए ये मुतालबात जो होते हैं, ये जो इस तरह के डायलॉग होते हैं अपोजिशन के, ये आप ये कहें कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती है जो उन्होंने करनी होती है। बाकी तो हम उन्हें दावत देते हैं कि आपके पास जो जो सबूत हैं, किसी तरह की भी हमने की ना पटिशन्स, इनके अपने जो मैं वो अक्सर मिसाल देता होता हूँ, मैं उनकी ज़ात की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये मिसाल मौजूद है कि 2018 के इलेक्शन में जो कासिम सूरी साहब कामयाब हुए और डिप्टी स्पीकर बने और ट्रिब्यूनल ने, आपको पता है, उनकी 50,000 वोट जो है वो कलअदम करार दे दी या जाली करार दे दी जी। वो उनकी सीट जो है वो चली गई, डी सीट हो गए और उसके बाद वो 4 साल तकरीबन स्टे लेके सुप्रीम कोर्ट से डिप्टी स्पीकर बने रहे, असेंबली चलाते रहे। तो फोरम वही था, उसके अलावा कोई और ऐसा मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। मैं ये भी अर्ज कर दूं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के होते हुए ना हाई कोर्ट मजाज होती है कि वो इलेक्शन मैटर्स को टेक ऑन करे और ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मजाज होती है कि इलेक्शन मैटर्स को वो टेकअप करे, क्योंकि उसके लिए आपके पास जो मुतलका फोरम है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वज़ा कर दी है। यही हमारा कानून कहता है, यही हमारा आइन कहता है, उसके मुताबिक चले। बाकी पार्लियामेंट के अंदर मैं ये अर्ज़ करूँगा कि माहौल को ख़राब करना वो कतई तौर पर मैं समझता हूँ कि ना इस सिस्टम के लिए अच्छा है, ना इस मुल्क के लिए अच्छा है, ना उससे कुछ हासिल होता है। और आप समझते और हैं अब असेंबली के गेट बंद कर देना, असेंबली की दीवारें फलांगना, जाले तोड़ना, इससे कुछ भी नहीं होगा। और सर आप समझते हैं कि जहाँ तक इस्लामाबाद की बात है, आप समझते हैं कि IMF, मैं ये भी अर्ज कर दूं, जो आपने धरने का हवाला दिया, जी जी, ये आखिरी बात मैं अर्ज कर दूं कि इस्लामाबाद में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को ख़राब करना, शहरियों की ज़िंदगी को तंग करना, इस बात की भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। आपका एहतजाज हक है, उसका एक तरीकाकार है, आप उसके मुताबिक चलें। लेकिन आप इस्लामाबाद की अगर आप कहें जनाब अपोजिशन के हैं कि हम सड़कें बंद करेंगे, बाजार बंद करेंगे, मार्केटें बंद करेंगे, मेन आर्टरीज सिटी की बंद करेंगे, तो आप मुझे बताएं इसकी कैसे इजाज़त दी जा सकती है? तो आपके लाखों बच्चे रोज स्कूल जा रहे होते हैं, कॉलेज जा रहे होते हैं, मुझे ये सर ये सरकारी मुलाजिमी दफ्तर जा रहे हैं कि बानी PTI जो IMF और अमेरिका को आवाजें दे रहे हैं कि बैरूनी महाज पर, आपको नहीं लगता आपकी हुकूमत के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है? देखिए, जिस तरह मैंने आपको मुख्तसर बताया कि अब इलेक्शन के एतराज़ात के हवाले से मुतलका फोरम क्या है, ये मैंने आपको बड़े मुख्तसर अंदाज से बताया। इसी तरह ये भी मैं आपको बता दूं कि कोई भी ऐसा तरीक़ाकार मौजूद नहीं है कि IMF या अमेरिका पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे। किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। अब इंडिया में इलेक्शन होते हैं, अब वो कहे कल कोई अपोजिशन लेके IMF को कि इंडिया आ जाओ, इंडिया वहाँ पे चली जाएगी या अमेरिका चला जाएगा?
बांग्लादेश में इलेक्शन हुए, अपोजिशन ने बाइकाट किया हुआ था, इलेक्शन हो गए, अब वो रूस को ख़त लिखेंगे तुम यहाँ पे आ जाओ। यार को खौफ खुदा करें। मैं ऐसे कहता हूँ ये मुल्क दुश्मनी है, क्योंकि इसका अल्टीमेट रिजल्ट आप देख लें ना, आप ज़रा रिवर्स इंजीनियरिंग कर लें कि IMF को ख़त लिखते हैं, IMF उस पर एक्शन लेता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन क्या ले सकता है? वो ये ले सकता है कि पाकिस्तान के साथ जो उसके मुआहदे हुए हैं वो उन्हें मनसूख कर दे। पाकिस्तान की जो मईशत है, जो आगे तबाही का शिकार है, इमरान खान साहब के दौर से ही तबाही शुरू हुई और अभी तक ये कंट्रोल में नहीं आ पा रही, वो मज़ीद ज़बू आली का शिकार हो जाए, पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाए, ये IMF कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि अगर मैं हुकूमत में नहीं हूँ, चाहे मुल्क डिफ़ॉल्ट करे, चाहे पाकिस्तान की मैशत मज़ीद तबाह हो, लेकिन तरीक़ाकार मैंने वो चलना है कि जिससे मुल्क कमज़ोर हो, अवाम मज़ीद मुसीबत में पड़ें। ये इनका माइंड सेट है। मैं तो हैरान हूँ कि कुछ पढ़े लिखे लोग भी जो इमरान खान साहब की कसीदा गोई कर रहे होते हैं, क्या उन्हें नज़र नहीं आ रहा कि ये क्या सोच है इनकी कि अगर आप इलेक्शन नहीं जीते, अगर आप पावर में नहीं आए, तो आप जनाब बैनुल अक़वामी इदारों को कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ चलना बंद कर दें, पाकिस्तान की मदद बंद कर दें, पाकिस्तान का मुआशी ताउन बंद कर दें। ये किस तरह की उबल वतनी है और ये किस तरह की सियासत है? अमेरिका को तो अभी वो गालियां दे रहे थे कि अमेरिका जनाब उसकी मुदाखलत से तो मेरी हुकूमत गई है, पहले उन्होंने वो झूठ बोला। आज अमेरिका को आ रहे हैं कि तुम पाकिस्तान में आओ और पाकिस्तान में जो इलेक्शन मैटर्स हैं उन्हें सॉर्ट आउट करो। बिल्कुल ठीक, मतलब उसका कोई तरीकाकार यहाँ पे मौजूद नहीं है सिवाय कोई मुसीबत खड़ी करने के मुल्क के, उससे फायदा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, मरकज में शहबाज शरीफ साहब नामजद हैं और पीपल्स पार्टी भी आपको सपोर्ट कर रही है, पंजाब में मरियम नवाज साहिबा लीड करेंगी, मियां नवाज शरीफ साहब का क्या रोल होगा? क्या असम्बली में मौजूद तो रहेंगे, हल्फ उठाएंगे आकर, असम्बली में भी मौजूद रहेंगे, बट किस कैपेसिटी के अंदर वो हुकूमत साजी के अंदर अपना पार्ट प्ले करेंगे? कुछ तय कर पाए हैं अभी तक वो? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब जो पार्टी के कायद हैं और हमारे लीडर हैं, वो मरकज़ में भी और पंजाब में भी उनका बड़ा लंबा एक पॉलिटिकल कैरियर है, उनका बहुत वसी तजर्बा है। 3 दफ़ा मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और 2 दफ़ा पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। तो यकीनन उनके तजर्बे से और उनकी सरपरस्ती से हमारी दोनों ही हुकूमतें चलेंगी। उनकी बराबर रहनुमाई और बराबर मदद जो है वो इंशाअल्लाह ताला हासिल रहेगी, उनकी गाइडेंस हासिल रहेगी, प्राइम मिनिस्टर को भी और चीफ मिनिस्टर पंजाब को भी, और पार्टी के बाकी मामलात भी ज़ाहिर है। पार्टी हेड, हमारी पार्टी के सदर तो मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, लेकिन पार्टी के जो सरबराह और कायद हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। तो ज़ाहिर है पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट है, पॉलिटिकल जो प्लेटफॉर्म है, उसमें भी उन्हीं की रहनुमाई से पार्टी आगे चलेगी इंशाल्लाह। अच्छा तारिक साहब, मुझे ये बताएगा, पीपल्स पार्टी अब वजारतें तो ले नहीं रही, लेकिन उसकी सपोर्ट के बगैर आपकी हुकूमत का चलना ज़रा मुश्किल नज़र आता है। आपको लगता है ये मखलूत हुकूमत का फॉर्मूला, बजट जैसा चैलेंज और उसके बाद मौशी चैलेंज, आपकी पार्टी ठीक तरीके से इससे निबरत आजमा हो पाएगी और जब पीपल्स पार्टी का प्रेशर भी आप पे बरकरार रहेगा? देखिए, पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है और बाकायदा उनके साथ एक आप ये कहें कि साथ चलने का मुआहदा जो है वो तय पाया है और मिलके हमने इस गवर्नमेंट को भी चलाना है इंशाल्लाह। कुछ जो सीटें हैं वो अगर काबीना में नहीं हैं, लेकिन बाकी जो सीटें हैं उन्हें दी जा रही हैं, वो ज़ाहिर इसी मुआहदे का हिस्सा हैं। बाकी नेक्स्ट गवर्नमेंट जो है वो चैलेंज ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं है, मुश्किलात हैं और मुल्क को इन हालात में लेके चलना, जब जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि मुआशी तौर पर शदीद मुश्किलात हैं और बाकी जो अपोजिशन आपने देख ली है, पाकिस्तान से बाहर बैरूनी कुव्वतों को ख़त लिख लिख के दावत दे रही है कि आए पाकिस्तान में मज़ीद बिगाड़ पैदा करें और इस मुल्क को खुदा न खास्ता मज़ीद मुश्किलात का शिकार करने में आप अपना किरदार अदा करें। तो चैलेंजेस ज़रूर हैं, लेकिन हमारे पास एक तजर्बाकार टीम मौजूद है। मुझे पूरा यकीन है कि जब इंशाअल्लाह ताला एक मेहनत से, लगन से और एक कमिटमेंट के साथ मैदान में उतरेंगे और इंशाअल्लाह हालात संभालेंगे, अल्लाह ताला मुल्क की खैर करे, आवाम के लिए सहूलत लेके आएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा तारिक साहब, हुकूमत बनने के बाद बानी PTI की रिहाई के सर कितने इकदाम है? वैसे कल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी अपीलों की समाअत भी शुरू हो रही है और आज अयाज सादिक ने कहा है कि सियासी कैदी अच्छे नहीं लगते। देखिए, ये गवर्नमेंट का मामला तो नहीं है, ये ना निगरान हुकूमत ने उन्हें गिरफ़्तार किया है और ना हमारी आइंदा आने वाली हुकूमत जो है वो यक जुम्बिश कलम उन्हें रिहा करने का हुक्म दे सकती है। वो जो मुकदमात जिनके तहत उन्हें सज़ाएँ हुई हैं, उन मुकदमात में उन्हें ज़मानत अदालत ने देनी है और जैसा कि आपने ख़ुद बताया कि अदालत में उनके केसों की समाअत हो रही है,
कुछ केसेस में उनको ज़मानत इससे पहले मिली है, उनके बाकी पार्टी रहनुमाओं को मिली है। ऐसा तो नहीं है कि अदालतें उनके साथ इंसाफ नहीं कर रही। तो इंशाल्लाह अगर आगे उनके केस चलते हैं और अदालत उन्हें रिहा करती है तो गवर्नमेंट को तो कोई एतराज़ नहीं होगा उस पर। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। तारिक फजल चौधरी नून के सीनियर रहनुमा मेरे साथ मौजूद थे। मजीद पार्टियों का भी मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे क्योंकि सिंध का भी मामला ज़ेर बहस है और बदलती हुई सियासी सूरत हाल वो भी हमारे सामने है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक जी। और अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हैं हुमायूं मेमन साहब और MQM से हफीजुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले हुमायूं साहब बताइएगा, सदर साहब ने असम्बली इजलास की समरी रोक ली है। इजलास तो सर हो ही जाएगा, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि वो अपने सियासी नजरियात से बालातर होकर फैसला करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप बिल्कुल सही कहती हैं कि क्या ही अच्छा होता कि अगर इलेक्शन के रिजल्ट जो है ना टाइम पे आ जाते। क्या ही अच्छा होता अगर इलेक्शन के रिजल्ट फॉर्म 45 के तहत आ जाते। क्या ही अच्छा होता कि जो रिजर्व सीट्स हैं वो सबको दे दी जाती। क्या ही अच्छा होता कि इस पाकिस्तान को सामने रखते हुए डिसीजन लिए जाते। और क्या ही अच्छा होता कि पिछले साल जो 2 असेंबलीज के जो इलेक्शन थे वो टाइम से हो जाते। क्या ही अच्छा होता कि अगर ये जिस तरीके से ये हुकूमतें चली थी और जितने भी इन लोगों ने बिल पास किए वो इन्होंने ना किए होते तो क्या ही अच्छा होता। क्या ही अच्छा होता है जो लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं वो मैनिपुलेट ना करते हैं। तो इससे तो बहुत सारी चीजें होती है जहां पे क्या ही अच्छा होता हो जाता है। अब रही बात आ जाती है प्रेसिडेंट साहब की। देखिए, इस वक्त मेरे लिहाज से कोई भी असेंबली को बुलाना मेरे लिहाज से कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई भी जो है ना वो जब आप इनको देखते हैं रिजर्व सीट्स के लिहाज से किसी को रिजर्व सीट्स दी नहीं गई है। जब आप रिजर्व सीट देंगे नहीं, आप ये सोचें ये 25-26 रिजर्व सीट्स की बात हो रही है, 30-35 रिजर्व सीट्स की बात हो रही है। जब आप ये रिजर्व सीट्स नहीं देंगे तो आपका डायरेक्ट, और ये वो नहीं है जो जिनको हम कह रहे हैं कि यार ये इनमें इलेक्शंस हुए नहीं है या इनके कैंडिडेट ने अपने आप को वो कर दिया, इस्तीफा दे दिया या कोई और, ये वो है जो कि पार्टी जब जीतती है तो उस बेसिस पे मिल जाते होते हैं। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा इलेक्शन ऑफ दी क्या सब चीफ मिनिस्टर पे, इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर पे, इलेक्शन ऑफ द स्पीकर्स पे, इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर्स पे। तो क्या आपको ये अच्छा लगेगा कि इस किस्म की सारी चीजें हो? तो मेरा ये ख्याल है कि बाकी इनमें से एक्चुअली किसी भी असेंबली को नहीं उनके आईनी ओहदे के खिलाफ नहीं है। ये किस लिहाज से उनके आईनी ओहदे के खिलाफ है? उनका आईनी ओहदा उन्हें कहता है कि आर्टिकल 51 में जब कंप्लीशन हो जाती है, जब आपको रिजर्व सीट्स मिल जाती हैं, जब सारी चीजें हो जाती हैं, और खास तौर पे अगर आप इसके लिहाज से देखें तो आपका जो मेरे ख्याल में आर्टिकल 36 भी है जो कि माइनॉरिटी सीट्स को प्रोटेक्ट करता है, और वो कहता है कि उसको पार्लियामेंट में उस लिहाज से होना चाहिए। तो अगर आप देखा जाए तो वो तो 2 आर्टिकल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो किसी चीज की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे हैं। और बाकी रह गई बात के इंटरप्रिटेशन की है, तो लेट द सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटेड। जहां उन्होंने, अगर सुप्रीम कोर्ट ने 10 बुरे फैसले किए तो 11वां भी कर लेने दो, अगर उन्होंने 10 बुरे फैसले किए तो एक ठीक कर लेने दो। तो हम तो उसमें चाहते हैं कि यार पता चले कि इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। हमारे लिहाज से तो अगर आप मुझसे पूछें, मैं सदर साहब को छोड़ दें, मैं तो समझता हूं कि किसी भी ऐवान को बुलाना नहीं चाहता जब तक ये मसला हल ना हो जाए जो रिजर्व सीट्स का है, और उसके साथ साथ आपकी जो है माइनॉरिटीज की है। एक और बात भी कर लो, अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बीइंग द लार्जेस्ट पार्टी, इनको रिजर्व सीट्स जो नेशनल असेंबली में होनी चाहिए थी वो इनको 4 मिलनी चाहिए थी, एज अपोज टू जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दे दी गई है। तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा गलतियां हो रही हैं। हर तरफ इलेक्शन कमीशन जो है वो एक बायस्ड किस्म का हुआ, और ये याद रखिए सबसे बड़ा बहरान जो है और कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन तो इलेक्शन कमीशन के 5 साल वो इस चीज की तनख्वाह लेते हैं। 5 साल इस चीज तनख्वाह लेते हैं कि एक दफा 5 साल बाद जो इलेक्शन आए वो फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट करा ले। इन्होंने अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन रात को 10 बजे या 2 बजे से पहले इन लोगों ने इलेक्शन अनाउंस करने थे, नहीं किया। इन्होंने विद इन 12 डेज फॉर्म 45 के तहत सारी चीजें इन्होंने शाया करनी थी, आज तक नहीं की। तो आप समझते हैं कि सदर इज एक्चुअली एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है सर। हफीजुद्दीन साहब, आप इस सूरत हाल पर क्या कहेंगे सर? और आपकी पार्टी के मामला 2 दिन हो गए नून लीग के साथ, आपका फॉर्मूला कुछ सर तय नहीं पा रहा, पावर शेयरिंग फॉर्मूले पर इत्तेफाक नहीं हो पा रहा अब तक। पहले तो मैं अपने दोस्त की बात का जवाब देना चाहूँगा
इन्होंने क्या कहा कि क्या ही अच्छा होता कि रिधम की, क्या ही अच्छा होता कि मुल्क के अंदर ये सियासी इदारों को चलने देते, क्या ही अच्छा होता कि ये असेंबली बेवक्त डिज़ोल्व ना करते, क्या ही अच्छा होता कि ये असेंबलियों में बैठते और मुल्क को चलाते। इन्होंने तो हर्डल्स पैदा किए हैं मुस्तकिल। लेकिन इस चीज़ से हटते हुए इस वक्त तो देखिए ये इंटरप्रिटेशन का मसला है कि इन्होंने एक पार्टी से दूसरी पार्टी स्विच ओवर किया है। उसकी जो डिफिनेशंस क्लासिफाई होती है उसमें मुगालता मौजूद है। इलेक्शन कमीशन बैठेगा, इसको डिस्कस करेगा, वो एक इदारा है। ये कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन वाले 5 साल तनख्वाहें लेते हैं, भाई वो पूरा साल काम करते रहते हैं, उनके पास डिफरेंट असाइनमेंट्स होते हैं। आप खुद सेनेटर हैं, आप इन चीज़ों को देखें तो सही ना कि उनके क्या क्या काम है, किस तरीके से क्या प्रोसीजर है, उनका लॉ क्या कहता है, रूल्स क्या कहते हैं। इन चीज़ों को देखें, खामा में किसी पे वो तो शिकवा करेंगे। और एक बात, ये फॉर्म 45 की बात करते हैं। मैं तो हैरान हूं कि पूरे मुल्क में फॉर्म 45 है, लेकिन इनकी 80-85 सीटों पे फॉर्म 45 का कोई मसला नहीं है। अजीब बात है, दूसरों के ऊपर तो ये बात करते हैं। भाई अपने गिरबान में भी झांक कर देखें कि आपने क्या किया है, कैसे किया है और क्यों किया है। इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। किसी पे इल्ज़ाम लगा देना बहुत आसान है। ठीक है सर, आपके मसाइल कब हल हो रहे हैं नून लीग के साथ? आपका पावर शेयरिंग फॉर्मूला तो नहीं तय पा रहा, 2 दिन गुजर गए हैं, लगता है कि वो मान नहीं रहे। देखिए हमारी तरमीम वाली रिक्वेस्ट ही बुनियादी रिक्वेस्ट है। हम उसके ऊपर अब आर्गुमेंट्स पेश कर रहे हैं, हम उस पर तरीक़ेकार बयान कर रहे हैं और दूसरी पार्टियों से भी बातचीत चल रही है। मैं समझता हूँ वक्त के साथ साथ ये मसला हल हो जाएगा। मुश्किल ज़रूर है लेकिन ये मसला ज़रूर हल होगा। MQM का एक स्टांस है कि ये आईनी तरामीम होनी चाहिए। ये सिर्फ हम कराची या हैदराबाद के लिए नहीं मांग रहे, हम पूरे पाकिस्तान के लिए मांग रहे हैं ये आईनी तरामीम। हम चाहते हैं कि इख्तियारात निचली सतह तक ट्रांसफ़र हों। ठीक है, NFC फार्मूला पूरी तरीके से PFC तक लेकिन लग नहीं रहा 2 दिन तो हो गए हैं, कितनी और देर लगेगी नून लीग को ये समझाने में? लेकिन देखते हैं, अगर आप कह रहे हैं कि बातचीत हो रही है तो हो सकता है कोई पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए। अच्छा मेमन साहब, मुझे ये बताइएगा सर, कहते हैं जी मुझे मौका दीजिएगा सर, मेमत साहब से मैं सवाल पूछना चाहती हूँ। धांधली बयानी पे मेमत साहब, कल कराची में एहतजाज में आपकी पार्टी से तो कोई मौजूद नहीं था। सिंध में आपके मुंतखब अरकान ने हल्फ भी उठा लिया, लेकिन जो आपके इत्तेहादी हैं जिनमें GDA है और जमात इस्लामी के अरकान असम्बली है, वो आए ही नहीं वहां पर। देखिए ये तो वो लोग जवाब दे सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा वो था, वो जब अपने क्या नाम है इनका, साहब जो है ना, अगर ये थोड़ा सा वो रिदम में एक सेंटेंस भूल गए थे कि क्या ही MQM ना बिकती तो वाकई ये सारी चीजें ना होती। ठीक है ना, वो तो खैर बहुत सारी चीजें इफ्स एंड बट्स बहुत हो जाती। कहा आपने सर एक मिनट ठहरिए, मुझे क्या कहा आपने? बिग मैं भी जरा मुझे बोल लेने दे, ठीक है, उसमें कर लेना। ठीक है, अब बात आ जाती है कि बोले हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना स्टांस होता है, वो अपनी जगह पे करते होते हैं। हमारा किसी के साथ ना इलेक्शन से पहले कोई इल्हाक था, ना हमने कोई शर्तें रख के लोगों के साथ किया हुआ है। ये लेन देन का सौदा वही लोग करते हैं जो लेन देन करने वाले होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनके अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 7,000 से ज्यादा किसी एक हल्के में भी सीट नहीं है, और जितनी वो सोच रहे थे उससे 1-2 सीटें ज्यादा ही मिल गई है। तो शायद यही वजह है, और वो फूले नहीं समा रहे। लेकिन एंड में उनको भी पता है कि उनका ग्राउंड में कोई वो नहीं है। हाँ थे तो वो आबा तुम्हारे ही, लेकिन तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतज़े फरदा हो। ठीक है, तो उस चीज को छोड़ दे के पहले क्या था, इस वक्त ग्राउंड में कुछ चीज नहीं है। इनको भी पता है, सबको पता है, और इसी वजह से इन लोगों के अंदर वो चीज है नहीं कि ये लोग इतना बड़ा ज़र्फ रख सके कि जिन पॉलिटिकल पार्टी को जो अवाम ने मैंडेट दिया है, वो उस अवाम के मैंडेट को ये एक्सेप्ट कर सके। लेकिन एनीवे ये तो आगे जाके पता चलता जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मेरे लिहाज से अगर सिंध असेंबली में वो बाज लोग नहीं आते, ये उनका पॉलिटिकल मसला है, हमारा नहीं है। तो सर आप एहतजाज में तो शामिल होते हैं ना, आप तो कह रहे हैं कि नताइज जो हैं वो धांधली हुई है, और आपका बयानिया भी यही है।
देखिए जी, इस तरह ये है कि हम लोग अपनी जगह पे बिल्कुल एहतजाज कर रहे हैं, हम लोग अपनी जगह पे बिल्कुल उन फोरम्स पे भी जा रहे हैं, वहां पे भी कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने किया है, अब मैं मिसाल देता हूँ, हमारे यहाँ पे इस्लामाबाद में अगर मैं मिसाल दे दूं, इस्लामाबाद में हमारे जो 3 हलके थे उनमें से 2 में हमारे साथ जो एक ओपोनेंट थे हमारे, वो मुस्तफा नवाज खोकर साहब थे। मुस्तफा नवाज खोकर साहब के भी फॉर्म 45 के तहत वो दोनों सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती हैं, और बहुत सारी ऐसी जगहों पर है वो सारी चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, बात ये जाती है कि ठीक है, यहाँ पे जितनी मर्जी धांधली करते रहेंगे, एक न एक वक्त आएगा इनको भी हिसाब देना होगा, इधर नहीं तो अगली जहां में कहीं ना कहीं हिसाब देना होगा, वहां पे हिसाब ले लेंगे अगर यहाँ ये नहीं करते। और रही बात जब मेरिट नहीं होगा, ये कितना अरसा चल लेंगे, ये वही पीडीएम की गवर्नमेंट है ना, वही ये याद रखे, ये वो सारी जमातें मिल के भी 2/3 नहीं ले सकी। नहीं, आपकी ज़हन में ये बात मौजूद है कि किसी भी तरह ये हुकूमत ज्यादा देर नहीं चलने वाली? मैं देखिए ना, अहल लोगों की कैसे चल सकती है, कैसे चल सकती है? जो लोग मेरिट में रहो, जब पॉलिटिकल मेरिट ही नहीं होगा, ये कैसे चलेंगे? सो द पॉइंट इज कि क्या मुल्क हमारा मुतहम्मिल हो सकता है बार-बार इलेक्शंस का और बार-बार हुकूमत बदलने का? ये दे दो, आप मुझे वो दे दो, मैं आपको ये दे देता हूं, इस लेन देन की ज्यादा ये बंदर बांट है और कुछ नहीं है। ठीक है सर, मुझे मौका दीजिएगा। हफीजुद्दीन साहब, पीटीआई और जमात इस्लामी दोनों का मौकिफ ये है कि उनकी जीती हुई सीटें एमक्यूएम को दी गई हैं। सर, आप समझते हैं इस दावे में कितनी हकीकत है? देखिए 2018 में हमारा भी मौक़िफ़ यही था कि हमारी जीती हुई सीटें इनको दे दी गई। देखिए, पाकिस्तान में इस पॉलिटिक्स का कोई हासिल नहीं है। इनको ये वाली बात समझाइए। इन्होंने कहा बिके हुए, तो भाई क्या तुम्हारे हाथों में भी हम बिके हुए थे? तुम जवाब दो इस बात का, क्या तुमने भी हमें खरीदा था? ये से पहले अपनी ज़बान पे काबू रखें, आप अपनी ज़बान पे काबू रखें। बिके हुए, आपने 3-4 साल के अंदर क्या किया? आपकी परफॉर्मेंस क्या थी जो आप पीडीए की गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, पीडीएम की गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? आप अपनी परफॉर्मेंस, आपने जितनी बुरी हालत कर दी थी, जिस तरीके से आपने लोन्स लिए थे, जिस तरीके से आपने मुल्क का बेड़ा गर्क किया था, 5 घंटे 8 घंटे की नौकरी करने वाले लोग, मजाक बनाया हुआ था आपने मुल्क का। वो सारी चीजें सामने आ रही हैं। कहीं आप घड़ियां बेच रहे थे, कहीं आप निकाह कर रहे थे, कहीं एक से एक तमाशे कर रहे थे। उसके अलावा आपको हुकूमत में काम क्या था? आप जरा सोचे तो सही ना इन तमाम सोच के। और आप कह रहे हैं कि यहाँ पे एमक्यूएम, ये एमक्यूएम की रिवायती सीटें हैं भाई जो हमने जीती हैं, ये एमक्यूएम की रिवायती सीटें हैं। और ये हिस्ट्री बताती है कि एमक्यूएम यहाँ पे जीतती रही है। तो आप समझते हैं कि ऐसी कोई चीज़ है नहीं। हुमायूं साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे इस पर? और ये भी सर बता दीजिए कि ये तो कह ही रहे हैं कि 2018 की जीती हुई सीटें इनकी थी जो आपको दी गई। आज ख्वाजा साद रफीक ने भी सर यही बात की है। वो ये कहते हैं कि फिर अगर ऑडिट ही होना है कि 2018 से फिर इलेक्शन का ऑडिट शुरू किया जाना चाहिए, कि जिस तरह पीटीआई को गलत तरीके से इक़्तिदार में लाया गया। आप समझते हैं कि फिर अगर ऑडिट हो तो फिर पीछे से ऑडिट शुरू किया जाए? देखिए, मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि ऑडिट पीछे से किया जाए और जहां से करना चाहते हैं वहां से स्टार्ट करें। आप 1970 से करना चाहते हैं वहां से करें, 84 से करना चाहते हैं वहां से करें, 88 से करना चाहते हैं वहां से करें, 90 से करना चाहते हैं करें, जहां मर्जी से करना चाहते करें, लेकिन प्रॉपर ऑडिट करें। आपको पता चल जाएगा 2 चीजों का। नंबर 1, आपको पता चल जाए कि एक्चुअली 2013 में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कहा था, उसमें ये याद रखिए हर हलके में एक चीज कॉमन थी, वो ये थी कि जितने वोटों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हारे थे, उससे ज्यादा वोट रिजेक्ट हो गए थे। तो एक ही पैटर्न था। लेकिन उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि एक क्या कह सकते हैं, एक मुतनज़्ज़म किस्म की धांधली का शवायद नहीं है। हालांकि मेरी नजर में अगर एक ही किस्म का तरीके से किसी को कत्ल किया जाए तो सीरियल किलर के निशानदेही होती है, तो वो वही था। अच्छा, अब 2018 पे आ जाए। 2018 में एक्चुअली ये हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्चुअली सिंपल मेजॉरिटी दे रही थी, उसकी सिंपल मेजॉरिटी को काट के उसको सिंपल मेजॉरिटी से कम किया था। तो अगर वो चीज, वो इंटरफेरेंस ना होती तो इनकी जो बाकी जो चंद एक वो सीटें रह गई थी वो भी इनसे गई थी।
अब तीसरी बात यह है कि हफीज साहब ने एक बात की है, उन्होंने कहा कि इन्होंने सबसे ज्यादा कर्जे लिए। मेरे ख्याल में ना इनको किसी स्टैटिस्टिक्स का पता है, ये वैसे ही एक बयानबाजी होती है। मैं इनकी याद दहानी के लिए मैं इनको थोड़ी सी चीजें बता देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 3.5 साल में $50 बिलियन लोन लिया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने $37 बिलियन लोन वापस किया है। इसका मतलब है नेट डेफिसिट सिर्फ 31% है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने दौर में $49.8 बिलियन लिया था और उन्होंने जो वापस किया है वो तकरीबन $25 बिलियन है। इसका मतलब है नेट डेफिसिट 45% है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में $25 बिलियन लिए थे, उन्होंने वापस किए मेरे ख्याल में $14 बिलियन। नेट डेफिसिट 44% है। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए, नेट डेफिसिट के लिहाज से कितना लोन लिया, सबसे ज्यादा लिया होगा। कितना वापस किया, सबसे ज्यादा वापस किया है। उसके बाद ये 18 महीनों की जो पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट की जो हुकूमत बनी थी, उस पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट ने उन 18 महीनों में सबसे ज्यादा लोन लिया है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ऐसे ही होगा जैसे आप हकायक बता रहे हैं, बट अब आपकी पार्टी इस बारे में राजी है कि फिर अगर ऑडिट हो फिर 2018 से होना चाहिए? मैं तो कहता हूं, देखिए मैं तो कहता हूं एक चीज तो ये पता चल गई ना। दूसरी चीज ये है, असल मसला मेरी नजर में ये है कि ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है, पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग होती है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इसलिए है कि ये पॉलिटिकल मेरिट को हटा देता है। पॉलिटिकल मेरिट को इसलिए हटाता है कि जैसे इस दफा या पिछली दफा अगर आप कहते हैं या किसी भी दफा कर ले, जैसे मैं मिसाल देता हूं 1970 में जो पॉलिटिकल मेरिट था वो मुजीबुर रहमान का था, उसको हटा के एक बंदे को लाके बिठा दिया था जिसका पॉलिटिकल मेरिट आपके बारे में कहती है 2018 में भी आपको ऐसे ही लाके बिठाया गया। अगर फर्ज करें 2018 में भी था, ठीक है, 2018 में भी था, कितनी सीटें हुई होंगी? 5, 10, 15, 20, उससे ज्यादा नहीं होंगी। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर भी अगर आप देखें 2013 से लेके 2018 को देख ले, 2024 को देख ले, तो मुसलसल ग्राफ ऊपर जा रहा है। अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देख ले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्टेटस को पे चल रही है। अगर आप MQM को देख ले और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देख ले और साथ JUI के देख ले, ये मुसलसल नीचे की तरफ जा रहे हैं। इन लोगों का जो अभी ये सवाल है ना, नीचे की तरफ जा रहे हैं यार। इंशाल्लाह ताला जब ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे ना, बिल्कुल चांद ग्रहण पक्का, उस वक्त इनको समझ आ जाएगी, क्योंकि ये लोग समझ नहीं, आम निकल रही है, आम इनको मुस्तरद कर रही है। जी सर, आपका पॉइंट आ गया, मुझे मौका दीजिएगा सर। हफीज साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी सर। देखिए, इन्होंने मुझे फिगर्स के अंदर घुमाने की कोशिश की है। मैं कहूँगा स्टैटिस्टिक्स को प्रॉपरली ये देख लें। मैं इसको पूरी तरह से समझावा हूँ और इस डिटेल में जाना नहीं चाहता, लेकिन आज ही का अगर ये बिजनेस रिकॉर्डर का आर्टिकल है वो पढ़ लें तो इनको समझ में आ जाएगा वेयर डू PTI स्टैंड्स एंड वेयर डू द अदर पार्टीज स्टैंड। असल में किस्सा ये है कि ये सिर्फ ऑडिट के चक्कर में पहले भी इन्होंने 3-4 साल बर्बाद किए हैं कि चार हल्के खोल दो, 2 हल्के खोल दो, धरना दिया। इस तमाम सूरत हाल से मैं समझता हूं कोई फायदा हासिल नहीं है। ठीक है, आवाज गूंज रही है, अगर ये हो जाए, आवाज गूंज रही है जरा सा। जी, ये हफीज साहब की आवाज़ को प्लीज़ ठीक कीजिएगा। सर मैं आपकी तरफ आती हूँ जब तक ये टेक्निकल इशू सॉल्व हो जाए। अच्छा हुमायूं मेमन साहब, आप समझते हैं कि गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान जिसकी भी हुकूमत रही, चाहे PDM की रही, सर आपकी रही, मईशत का जो हाल हो गया है, बेहतर नहीं है कि आप अदालती फैसलों का वेट करें, ना कि IMF को ख़त लिखें या फिर किसी और को लिखें कि प्लीज़ आएँ और ऑडिट कराएं? 2007 में बेनजीर साहिबा ने अमेरिका को कहा था कि पाकिस्तान के एड रोको और इस शर्त में रोको कि यहाँ पे डेमोक्रेसी के लिहाज से साफ और शफाफ इलेक्शंस हों। ठीक है, तो वो क्या था? वो पाकिस्तान को नुकसान के लिए था। एग्जांपल फॉलो कर रहे हैं, अब तो जमाना बदल गया ना, अब तो चैलेंजेस और ग्रेव हो गए पाकिस्तान के। देखिए, जब आप रेफरेंस देती हैं पास्ट का, तो फिर मैं भी रेफरेंस दे सकता हूँ ना पास्ट का। ठीक है, उस लिहाज से कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए इट्स नॉट अबाउट दैट थिंग। इस तरह यह है कि मैं आपको मिसाल देता हूँ। मैं क्यों ये बात की मिसाल ये देता हूँ कि ये जो कर्जा है ये किसके लिए लिया जा रहा है, किसके नाम पे लिया जा रहा है? ये अवाम के नाम पे लिया जा रहा है, गरीबों के नाम पे लिया जा रहा है, उनके नाम पे लिया जा रहा है ना। ये मैं और आप, हम लोग अगर किसी लिहाज से देखा जाए तो हम लोग उस तबके से आते हैं कि जिनके ऊपर शायद वो प्रेशर ना आए जो गरीबों के ऊपर आ रहा है। ठीक है, हम डेफिनेटली उसमें से आ जाते हैं, हम तरह प्रिविलेज्ड लोगों में आ जाते हैं। ठीक है, अब
दे देता हूं कि अगर ये पाकिस्तान जो है ना एक कंपनी है और इसका मालिक जो है अवाम है, अवाम कहती है कि भाई हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव था वो हमने चुना है रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन उसकी बजाय ये 2 नंबर लोग आ गए हैं, चोर उचक्के आ गए और ये आके रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और ये आपके साथ पैसों के लेन देन कर रहे हैं। तो हमारे उसके बेसिस पे चूंकि एंड पे बोझ हम पे आएगा, तो आप प्लीज एक दफा कि ये वाकई इस काबिल है कि इनको दिया जाए कि ना दिया जाए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब उसको खत लिखना ना लिखना, अभी तक तो ना खत लिखा गया ना दिया गया है। उसमें एक बात हुई थी, वो इमरान खान साहब ने बात की थी। अब ये तो रिपोर्ट हो रहा है कि खत तो भेज दिया गया है IMF की तरफ से, आप लोगों की तरफ से बानिया PTI को, बानिया PTI ने भेज दिया है। अच्छा, मुझे देखें, जहां तक बानिया PTI वो जो इमरान खान है वो लिखते वहां खत लिख कर दे नहीं सकते। उन्होंने जहां तक मुझे मालूम है अली जफर को कहा हुआ है। अब अली जफर साहब ने आगे लिख कर भेज दिया या नहीं भेजा मुझे उसका इल्म नहीं है। जो आपको इल्म नहीं है, लेकिन वैसे रिपोर्ट यही हो रहा है कि वो खत अब तक तो पहुंच भी गया होगा उन तक। अच्छा हफीजुद्दीन साहब, मुझे ये बताइएगा, मुझे मौका दीजिएगा, मेरे पास टाइम कम है। हुमायूं मेमन साहब, हफीज साहब, अगर आपको नून लीग यकीन दहानी नहीं कराती तरमीम वाले मामले पर और जो भी आपकी शराइत और हैं, तो क्या MQM मरकज में यकीन दहानी के बगैर शहबाज शरीफ साहब को वोट देगी वजीर आजम के लिए? देखिए, ये तो हमारी राब्ता कमेटी फैसला करेगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि पहले भी उन्होंने एग्री किया हुआ है ये इशू हमारे साथ, और इंशाल्लाह दूसरी पार्टीज़ भी। हम तो मुल्की मफाद में बात कर रहे हैं। जहाँ तक अभी मेरे दोस्त भाई ये बात कर रहे थे कि ख़त लिखना नहीं लिखना, IMF और नो IMF, देखें, इनको फिर से मैं कहता हूँ लाइन एंड लेंथ के अंदर सोच समझ के फ़ैसले करना चाहिए। अगर ये लोग फैसले नहीं करेंगे और इन्होंने कहा कि ये चोर हैं और 2 नंबर लोग हैं, भाई चोरी और 2 नंबरी तो आप पे फिट बैठती है। मैं इस पे बोलना नहीं चाहता था, लेकिन बिल्कुल फिट बैठती है। आपने घड़ियों की चोरी की है, आपने माल गनीमत की चोरी की है, आपके ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ामात हैं, अल खादर ट्रस्ट का इल्ज़ाम है, आपके ऊपर ऐसे इल्ज़ामात हैं जिनको मैं रिपीट नहीं करना चाहता बार बार, लेकिन खुदारा अपने गिरबान में झांक कर देखिए किस अंदाज में आप बात कर रहे हैं। चोर चमार जो है ना, इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करता। आप कह रहे हैं कि आप प्रिविलेज क्लास से ताल्लुक रखते हैं। भाई हम तो वर्किंग क्लास से ताल्लुक रखते हैं, हम लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। MQM तो पूरी तरीके से मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की जमात है, और वो पूरी तरीके से खिदमत करना चाहती है लोगों की, और करती रही है। और इंशाअल्लाह उल अजीज कराची जो पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब है, हम इसको पूरी तरीके से तरक्की देंगे। हम आगे आए और हम इसको ऊपर उठाएंगे। इन्होंने क्या किया, इमरान खान यहां से 2-2 सीटों से जीते, वापस कभी नहीं आए वो यहां पर, एक रात उन्होंने नहीं गुजारी। किस किस्म के ये लोग हैं जो बात करते हैं? इनके हिस्से में क्या चीज आती है ये बताना नहीं चाहते। बड़ी अफसोस की बात है कि मुझे ये सब बातें करनी पड़ रही है। मैं नहीं करना चाहता था ये बातें। ठीक है हफीजुद्दीन साहब। हुमायूं साहब, 1 लाइनर में सर कोई रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे आप इनकी बात को? इन्हें कहें कि सिर्फ एक दफा जावेद लतीफ साहब ने जो अभी रिसेंटली इंटरव्यू दिया ना, वो सुन ले। जावेद लतीफ साहब, ये लोग जो है ना, ये 9 फरवरी के इलेक्शन में कामयाब हुए, ये 8 फरवरी के इलेक्शन में कामयाब नहीं हुए। जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। उन्होंने कहा है, मियां साहब की भी बात कर रहे हैं कि वो भी मायूस हैं। बहरहाल सवाल तो यहाँ पर जी, उन्होंने भी कहा कि इनको मजबूरी के तहत ये सब कुछ करना पड़ रहा है। ये करना नहीं चाह रहे, इनकी मजबूरी है ये सारा करना, इनको प्रेशराइज किया हुआ, ये करो। इन्होंने तो करना ही करना है। अगर नहीं करेंगे तो पता चल जाएगा कि असल में इनकी टोटल 2 सीटें थी, तो इसलिए इनको मजबूरी में सब कुछ करना पड़ रहा है। ये कैसे नहीं करेंगे? इनको पता है कि 2/3। बहुत शुक्रिया हुमायूं मेमन साहब, आपका और हफीजुद्दीन मेरे साथ मौजूद थे। सवाल यहाँ पर ये है कि अगर ये महाजराई ऐसी ही चलती रही तो मुल्क कैसे चलेगा? कुछ ही दिनों में हम देखेंगे कि मरकज में नून लीग की अगर हुकूमत आ जाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के साथ, तो वो हुकूमत मुस्तहकम होगी या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।